गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इतिहास के मध्यकालीन हिस्ट्री से एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि इस्लाम का भारत में आगमन एवं उसका प्रचार प्रसार कैसे और किन माध्यमों से हुआ। तो इस्लाम का भारत में प्रचार दो माध्यमों से हुआ। एक उत्तर भारत में जो है यहाँ पर उत्तर भारत में आक्रमणकारियों व आक्रांताओं के माध्यम से हुआ। वही जो दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ वो पहले अरब से कुछ व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो जो दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ वो व्यापारियों के माध्यम से हुआ और उत्तर भारत में इस्लाम आक्रांताओं एवं आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो हम आक्रमणकारियों के बारे में ही जानते हैं कि वो कैसे यहाँ पर भारत में प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण भारत में तो जानते ही बता ही दिया कि यहाँ पर व्यापारियों ने ही प्रचार प्रसार किया, अरब व्यापारियों ने। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर भारत में नजर डालते हैं। प्रश्न यहीं से आते हैं। तो मध्यकालीन भारत में पहला आक्रमण 711 ईस्वी में इबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ और यह असफल रहा। इसके पहले भी बुदैल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में ही एक आक्रमण होता है, वह भी असफल रहा। तथा मुसलमानों का पहला सफल आक्रमण भारत में 712 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी उमैयद के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। अर्थात पैगंबर मोहम्मद का जो उत्तराधिकारी उमैयद था, ये मोहम्मद बिन कासिम उसी का सेनापति था। तथा इसी के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण होता है तथा वहां का राजा ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर सेन था, उसे पराजित करता है वो। इसके पहले दाहिर सेन ने दो आक्रमण को विफल कर दिया था, एक इबैदुल्लाह, दूसरा बुदैल। जब यह आक्रमण किया तो वहां के बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ भी दिया। उन्होंने सोचा ये ब्राह्मण वंशी राजा था, बौद्धों का विरोधी था, तो बौद्धों ने साथ इसलिए दिया कि इससे तो छुट्टी मिलेगी, कम से कम विरोध नहीं करेगा। लेकिन वो खुद नहीं समझ पाए कि ये तो सिर्फ विरोध करता था, लेकिन इसका अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो गला काट देगा। तो भारत में पहला सफल आक्रमण अरब वासियों ने किया सिंध पर, यह 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है और यह सिंध पर विजय प्राप्त करता है। तथा वहां पर गैर मुसलमान जो तो मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिए उनको तो छोड़ दिया गया, तथा जो नहीं स्वीकार किए उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और जो कुछ बचे वो अगर अलग धर्म को मानते हैं वहां पर, तो उसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ेगा जिसे जजिया कर कहा गया बाद में। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, वो भी 712 ईस्वी में। प्रारंभ में जजिया कर से लूले, लंगड़े, अंधे और ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया। बाद में फिर दिल्ली सल्तनत जब आती है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। उसके बाद अरबों के बाद दूसरा आक्रमण का तुर्कों के द्वारा होता है। ये तुर्क मध्य एशिया के चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत के बर्बर और असभ्य जाति थे। जब ये इस्लाम में आए तो इन्होंने इस्लाम को और ज्यादा कट्टर बना दिया। उसके बाद फिर दूसरा आक्रमण तुर्कों का होता है। तुर्कों में एक वंश था अल्पतगीन। अल्पत
गीन का पुत्र था सुबुक्त गीन, जो 986 ईस्वी में शासक बना। उसके बाद सुबुक्त गीन का पुत्र महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला आक्रमण भारत पर 1001 ईस्वी में किया, और यह 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार, इस्लाम से धन लूटना और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण करना था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में हुआ। जयपाल पंजाब के शासक थे, और इसका महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में होता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। तथा इस मंदिर को तोड़ा गया और यहां से सबसे अधिक धन लूटकर घोड़े, गधे, हाथी, खच्चर आदि पर ले जाया गया। तथा बाद में सोमनाथ मंदिर को राजा भोज ने इसका फिर पुनः निर्माण करवाया था। और 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था तथा आगरा के दुर्ग पर हुआ था। और इसने महमूद गजनवी ने कई सारे मंदिर, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा आदि के मंदिरों को तोड़ा और यहां पर लूटपाट की। उसके बाद फिर यही काबुल से ही इसी का भतीजा सैयद सलाम मसूद गाजी चलता है, जिसका उद्देश्य भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। यहाँ पर लूटना भी था, यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी था। यह पहला आक्रमण सिंध पर करता है, और यहां से सिंध से आक्रमण करने के बाद, यहां सफलता प्राप्त होने के बाद पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बनारस होते हुए बहराइच तक आता है, जहां पर इसमें कई राजपूत राजाओं ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और कई राजा मारे भी गए। तथा बहराइच आते आते इसकी सेना लगभग 1.5 लाख से, कहीं पर 1.5 लाख से अधिक मिलती है, कहीं पर 3 लाख का भी जिक्र होता है। तो बहराइच के पहले उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने 2 राजाओं का सामना किया, जो 2 बहादुर राजा लड़े इससे। एक कन्नौज के शासक, वहां बिजनौर के शासक कंस थे, तथा दूसरे लखनऊ के शासक राजा लाखन थे, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया, मगर बाद में उन्हें पराजय होना पड़ा। कहा जाता है कि जो लाखन राजा लखनऊ के थे, उन्होंने अपना सिर कटने के बाद भी तलवार चलाते रहे और सिर कटने के बाद भी 2 सैनिकों को मार गिराया था। उसके बाद इसका आक्रमण 1035 ईस्वी में श्रावस्ती बहराइच के राजा सुहेल देव पर होता है। तथा सुहेल देव जो थे बहुत सतर्क थे इस आक्रमण से, तथा सुहेल देव अपने गुप्तचरों से इसकी संदेश भी ले रहे थे, तथा इनके गुप्तचरों ने इन्हें पहले ही इस आक्रमण से सतर्क करा दिया था। तथा उसके पहले इन्होंने 18 छोटे छोटे रियासत के जो राजा थे उनके पास संदेश भी भेजे। बाद में सरयू नदी के किनारे बहराइच में यह युद्ध लड़ा गया, जहां पर सैयद सलाम मसूद गाजी की हार होती है और राजा सुहेल देव की विजय भी होती है। यहां पर गाजी मारा गया और लगभग 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम सैनिक मारे गए।
और यह वाकई एक धर्म युद्ध था। जब इस युद्ध की दूर दूर तक ये बात फैली तो पश्चिम उत्तर के जितने भी आक्रांता व आक्रमणकारी थे लगभग 100 या 150 वर्षों तक भारत के ऊपर आंख भी नहीं उठाकर देखे। उसके बाद फिर 1078 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो संसबनी वंश का था, 1078 ईस्वी में उसका शासक, उसका आक्रमण 1078 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, जहां पर मूलराज सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था में था तथा मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेता है। उस आक्रमण में मोहम्मद गौरी पराजित होता है। बाद में गौरी दया याचिका की भीख मांगता है तो मूलराज ने उसे बंदी से मुक्त कर दिया। उसके बाद फिर एक घटना घटती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी का जब अपहरण कर लेते हैं, फिर जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। उसके बाद फिर दोबारा तराइन का युद्ध होता है 1199 ईस्वी में। 1191 सॉरी, तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित फिर होता है तथा पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी को बंदी भी बना लिया जाता है, लेकिन फिर दया याचिका मांगता है पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद दूसरा जीवन दान इसे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मिलता है 1191 ईस्वी में। उसके बाद फिर इसने एक ही वर्ष बाद 1192 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान पर दोबारा जब आक्रमण करता है तो इस युद्ध में एक मोहम्मद गौरी की निर्णायक जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। बाद में अजमेर और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक शासन करने दिया जाता है। बाद में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 2 वर्ष बाद दोबारा फिर चौथी बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण जयचंद के विरुद्ध होता है। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाद में जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ तो जयचंद उससे तटस्थ रहे, अर्थात उस युद्ध में नहीं गए। इसी कारण 2 वर्ष बाद गौरी का जयचंद के विरुद्ध भी आक्रमण होता है, जिसमें जयचंद मारा जाता है और मोहम्मद गौरी की यहां भी निर्णायक जीत होती है। तो उत्तर भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार इस प्रकार आक्रमणकारी व आक्रांताओं के बाद से हुआ। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।